नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति में जो हलचल है, उस हलचल में एक पड़ाव आने जा रहा है 3 नवंबर को। जी हाँ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 25 दिन बचे हैं, मुश्किल से। तो अ, वो 25 दिन कई दिशाओं से महत्वपूर्ण है। 7 उपचुनाव हैं। जी हाँ, 7। ये उपचुनाव भारत में राजनीति के बदलाव को हमारे सामने लेकर आएंगे। ये इस बात को भी दर्शाएंगे कि क्या राजनीति वास्तव में ही करवट ले रही है, या फिर जो बहुत सारे विश्लेषक टेलीविजन पर या फिर यूट्यूब चैनल्स पर या फिर बहुत सारे सीफोलॉजिस्ट जो सर्वे करके अपने आंकड़े बताते हैं, कहीं ना कहीं ये उन सब की एक किस्म से पोल खोलते भी नजर आएंगे। क्योंकि चुनावों के नतीजों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ये एक पिक्चर तो पेश करेंगे ही उपचुनाव, ये हवा का रुख कहाँ है, अल्टीमेटली भारत की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी, उसके कुछ रुझान हमारे सामने लेकर आएंगे। और ये रुझान एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से हैं। और यहां पर कुछ ऐसे समीकरण, कुछ ऐसी लड़ाइयां होने जा रही हैं जो कांटे की होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी और जो विरोधी पक्ष हैं वो उन्हें जीतना चाहेंगे, ताकि जनता तक एक संदेश जाए कि हाँ, हवा में बदलाव है, हवा में सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं। ये 7 उपचुनाव अ, कहीं ना कहीं आप कई कोणों से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े संदेश लेकर आएंगे। और शायद कहीं ना कहीं वो गुजरात की जो पृष्ठभूमि है और वहां पर जो इस टाइम गहमा गहमी है या कश्मकश है, उसकी ओर भी इशारा करते नजर आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को कितना सहेज कर रख पाती है, और जो चुनौती विरोधी दलों से मिलने जा रही है, क्या वो चुनौती वास्तव में ही इतनी सशक्त है जमीन पर कि वो भाजपा को उखाड़ के फेंक दे, या उनकी शक्ति के अंदर कुछ क्षरण पैदा हो जाए, उसमें कमी आ जाए। दरअसल ये उपचुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बाजी कौन मारेगा, इन चुनाव में कौन बाजीगर होगा। हालांकि बहुत बार जो पार्टी हार जाती है वो हमेशा कहती है कि उपचुनावों से मुख्य चुनाव की अब तुलना मत करो। पर जब कहीं से कोई संकेत ना मिल रहे हों और चीजें हवा में हों, तो फिर कहीं ना कहीं जो विशेष रूप से इस किस्म के उपचुनाव होते हैं वो भी एक संकेत लेकर आते हैं, और संकेत बहुत कुछ कहते हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और उड़ीसा के अंदर ये 7 उपचुनाव होने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा बताए जा रहे हैं। दरअसल इसमें क्या कहते हैं कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना के अंदर काफी बड़ी फाइट होने की संभावनाएं यहां पर हैं। अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। ये जो 7 सीटें हैं, यहां पर क्या होगा। बिहार भी इसमें इंक्लूड है, सॉरी। तो बिहार में महागठबंधन की स्थिति क्या है भाजपा के समक्ष। महाराष्ट्र में 2 शिवसेनाएं पहली बार आमने सामने, जी हाँ, या फिर कहा जाए उद्धव गुट और शिंदे गुट भाजपा के साथ मिलकर आमने सामने, और वो भी मुंबई में अंधेरी ईस्ट में। तो सोचना तो पड़ेगा। ये जो सीटें हैं इसमें बिहार की 2 सीटें हैं, जिसमें मोकामा
और गोपालगंज है। यहां से बिल्कुल क्लियर संकेत मिलेंगे कि महागठबंधन के क्या हाल है। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अर्बन सीट है, मुंबई की सीट है ये। अंधेरी में वेस्ट की सीट भी है, ईस्ट की सीट भी है। और इस अंधेरी ईस्ट सीट की जो अग्नि परीक्षा है वो बड़ी है। हरियाणा में आदमपुर में है, तेलंगाना में मुनुगोड़े है, और उड़ीसा के धामनगर और उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ सीट पर चुनाव होने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, 7 सीट्स। तो काफी इसमें आप देखेंगे कि वैरायटी है, जहां पे पश्चिम भारत का महाराष्ट्र है, उत्तर भारत में हरियाणा है, साथ में आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, वहीं पे ईस्टर्न इंडिया के अंदर उड़ीसा भी आ जाता है, और साथ में आपके पास बिहार भी आता है। वहां पर मोकामा और गोपालगंज की सीटें हैं। अब ये 6 नवंबर को इनके परिणाम आएंगे, 3 नवंबर को वोटिंग होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सीट आदमपुर से, यूपी गोला गोपाल गोरखनाथ से, और तेलंगाना की सीट के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र में अभी कुछ होना बाकी है। उड़ीसा और बिहार के लिए भी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। दरअसल पहले आते हैं हरियाणा की सीट पर, आदमपुर की सीट। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वो भाजपा जो सुबह से लेकर शाम तक परिवारवाद पे अटैक करती है, ये आदमपुर हरियाणा में क्या कर रही है। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है। कुछ महीने पहले तक ये दोनों पिता पुत्र जो थे वो कांग्रेस में थे। 2019 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी को यहां से हराया। अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, लेकिन सदस्यता छोड़नी पड़ी तो दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब ये कुलदीप बिश्नोई कौन है? कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के बेटे हैं, जिनको आयाराम और गयाराम कहा जाता था। लीजिए साहब, अब आप बताइए यहां परिवारवाद कहां चला गया। भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, उनका बेटा भव्य बिश्नोई, और उनका दबदबा है इस सीट के ऊपर आदमपुर पे, सोने दे दिया गया। अब कोई मोदी जी से पूछे, भाई ये परिवारवाद पे जो इतना अटैक करते हो, तो यहां पर आपका परिवारवाद कहां चला गया? थोड़ा हमारी भी जानकारी के लिए बता दीजिएगा। दूसरी बात, कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी तो उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहां बड़ा दांव खेल सकती है। तैयार रहिएगा, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी कमर कस के बैठी है। अब आते हैं बिहार की 2 सीटों पर। जी हाँ, यह एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर 2 सीटें हैं। गोपालगंज और मोकामा की विधानसभा सीटें हैं। यहां पर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद बिहार स्टेट के अंदर ये पहला चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने सीधी चुनौती महागठबंधन की बड़ी अग्नि परीक्षा है। और यहां से जो संकेत मिलेंगे, वो क्या कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मोकामा सीट जो थी वो आरजेडी के विधायक अनंत कुमार थे, उन्हें पनिशमेंट हुई है केस के अंदर, और सीट खाली हुई। वही गोपालगंज की जो सीट है वो बीजेपी के सुभाष सिंह, उनका निधन हो गया, वहां से खाली हुई। अब गोपालगंज में कहा जाए तो महागठबंधन मौजूद है, और मोकामा की सीट भी वापस लेने की कोशिश करेगी। यानी कि दोनों के पास अब तक एक एक सीट थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, कि महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अमित शाह जो बड़ी बड़ी बातें बिहार में जाके कर रहे हैं, उनके दावे खोखले हैं या मजबूत हैं, ये मोकामा और गोपालगंज से पता लगेगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट गोला गोरखनाथ। अब लखीमपुर खीरी में स्थित ये गोला गोरखनाथ विधानसभा सीट, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है।
वो अरविंद गिरी के बेटे हैं, वो भाजपा के विधायक थे और पिछले महीने उनकी मृत्यु हो गई थी। अब फिर हम पूछेंगे ये परिवारवाद क्या होता है मोदी जी, जरा कुछ बताएंगे? क्योंकि पहले जो मैंने सीट गिनाई थी आदमपुर की हरियाणा में, वहां भी परिवारवाद था, यहां भी परिवारवाद है। भाजपा के जो विधायक, उनके ही बेटे, यानी कि उनको आपने अब टिकट दे दिया। कितनी अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जो आप कहते हैं मोदी जी, वो आप कभी करते नहीं है, ये यहां से साबित होता है। समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया। विनय तिवारी वर्ष 2000 में स्वयं और 2006 में पत्नी रेखा तिवारी को क्या कहते हैं नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ाए थे, लेकिन हार हाथ लगी थी। 2012 में इस सीट का परिसीमन हुआ और यहां पे विनय को उम्मीदवार बनाया गया था। ये सीट विनय ने सपा की झोली में तो डाल दी थी, लेकिन 2017 में सपा ने फिर से भरोसा जताया, लेकिन अरविंद गिरी भाजपा के जीते और अब यहां पर साहब अमन गिरी आ रहे हैं, अरविंद गिरी के बेटे। ये परिवारवाद के नाम ये सीट है। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस सीट को बचा पाती है, क्योंकि यहां से अरविंद गिरी पिछले चुनाव में 29,294 वोटों के अंतर से जीते थे। अब आते हैं तेलंगाना के अंदर। जी हाँ, केसीआर का अब ये टेस्ट होगा। मुनगुडे कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भाजपा ने राजगोपाल रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। रेड्डी अभी तक एक्चुअली क्या था कि कांग्रेस के विधायक थे और कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हो गए, तो उन्हें अपनी विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ी। तो अब कांग्रेस के लिए तो लॉस की बात हो गई। अब उपचुनाव में ये क्या कहते हैं राजगोपाल रेड्डी भाजपा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री है, उनके लिए तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्होंने अब टीआरएस की जगह नई पार्टी बना ली है, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, पूरे इंडिया में जाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर ये सीट कांग्रेस की थी और इसको अगर केसीआर छीनने में कामयाब होते हैं, तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं ये केसीआर के लिए भी एक बड़ी जीत होगी और बीजेपी के लिए एक बड़ी हार होगी। अब आते हैं हम उड़ीसा की सीट पर, धामनगर, और लास्ट में हम आएंगे महाराष्ट्र की अंधेरी सीट। जी हाँ, शिवसेना वर्सेस शिवसेना। तो पहले धामनगर उड़ीसा की सीट को जरा देख लेते हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे विष्णु चरण सेठी, उनके निधन के बाद खाली हुई। बीजेपी की मजबूत सीट है, हालांकि अभी तक इसका जो है क्या कहते हैं उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेडी इस बार अच्छी खासी टक्कर देने के लिए तैयार है। अब बीजेडी ने 2019 के बाद से हुए सभी 5 उपचुनाव जीते हैं, एक भी नहीं हारा। मैं आपको बताऊं, 2019 में पिछला विधानसभा चुनाव होता, पिछले 3 सालों में बीजेडी ने बीजेपुर बाला 2019 में, बालासोर 2020 में, तिरतौल 2020 में, पिपली 2021 में और ब्रजराजनगर 2022 में विधानसभा सीट के उपचुनाव जीते। और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ होने के बावजूद, चूंकि बीजेडी बहुत स्ट्रांग है, शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए उड़ीसा में अपना गढ़ बचाना मुश्किल होगा। और अगर ये होता है तो ये एक नया संकेत होगा कि उड़ीसा भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है। अब आते हैं इस पूरे के पूरे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्रंच मैच के अंदर। जी हां, मुंबई अंधेरी ईस्ट का चुनाव। आप यकीन नहीं मानेंगे, उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट की पहली बार आमना सामना होगा इस सीट पर, और अग्नि परीक्षा है। यहां पर पता लगेगा कि शिंदे गुट की ताकत ज्यादा है या फिर उद्धव गुट की ताकत ज्यादा है। ठाकरे के लिए तो एक किस्म से ये क्या कहते हैं ना, करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस का और एनसीपी का समर्थन भी उद्धव गुट को है, यानी कि ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का पहला इकट्ठा चुनाव होगा ये सरकार गिरने के बाद। शिंदे को जो उनका है बेसिकली भाजपा समर्थन दे रही है, और इस सीट से अब तक शिवसेना के ही रमेश लटके विधायक थे, और अब शिंदे गुट और भाजपा ने मिलकर यहां से जो पूर्व पार्षद हैं मूर्जी पटेल को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। मुझे लगता है कि ये जो अंधेरी ईस्ट की सीट है, ये अपने आप में चमत्कारिक रिजल्ट ला सकती है।
दोस्तों, कहते हैं कि जो उपचुनाव होते हैं और इतनी सारी स्टेट में है, हरियाणा में है, यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है और फिर महाराष्ट्र में, यानी कि 6 राज्यों के चुनाव हैं ये। और ये 6 राज्य महत्वपूर्ण राज्य हैं और ये 6 राज्य आने वाले दिनों में हमारे सामने संकेत लेकर आएंगे कि क्या होने जा रहा है। ये उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए करो और मरो है, वहीं पे इस बात के लिए भी टेस्टिंग होगा यहां पर कि अपोजिशन की जो यूनिटी है, उनका जो रिजॉल्व है, जो डिटर्मिनेशन है कि वो क्या इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अभी तक तो हम विश्लेषण करते आए हैं, हम सर्वेस के ऊपर बात करते आए हैं, लेकिन ये 3 नवंबर का चुनाव जिसके नतीजे 6 नवंबर को आएंगे, पृष्ठभूमि तैयार करेंगे गुजरात चुनाव की भी, हिमाचल के चुनाव की भी और दोस्तों 2024 के चुनाव की भी। कहीं ना कहीं एक मजबूत संकेत यहां से निकल कर आएंगे कि अपोजिशन कितना तैयार है और साथ में बाकी बीजेपी कितनी तैयार है अपनी फौज के साथ। दोस्तों, हम सब इंतजार करेंगे दिवाली के बाद 3 नवंबर के चुनाव, 6 नवंबर को रिजल्ट। सबकी नजरें रहेंगी इसके ऊपर कौन अपना गढ़ बचा पाता है और कौन किसी और का गढ़ तोड़ पाता है। अगर अपोजिशन 2-3 सीटें भी या 2 सीट भी छीनने में कामयाब हो जाती है तो ये बड़ी चीज होगी। खास तौर से अंधेरी ईस्ट का चुनाव मुंबई में, ये कांटे का चुनाव है, अग्नि परीक्षा है। देखते हैं क्या होता है, उद्धव गुट जीतता है या फिर वो गुट जिसे उद्धव ने कटप्पा और गद्दार कहा, यानी कि शिंदे ग्रुप भाजपा के समर्थन से जीतता है या हारता है। दोस्तों, ये है अग्नि परीक्षा 3 नवंबर को। तो हमें दीजिएगा आज्ञा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद आप सबका और साथ में 4 PM न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका।